306. The code is thermal engineering lab is ME306. तो सभी चीजें पता होनी चाहिए आपको कि कोड क्या है, सब्जेक्ट का नाम क्या है और कौन सा प्रैक्टिकल है. So today we will start about talking about the reciprocating compressor efficiency. So this is the list of experiment already discussed with you in last two practicals. The second practical is the study of volumetric and the isothermal efficiency of reciprocating air compressor. Reciprocating air compressor. Reciprocating air compressor. This is already discussion in the experiment number 1. What is the main functioning of the reciprocating air compressor? This is the first practical study of the two-stage air compressor with the intercooler. So air compressor just like a reciprocating type. जो आपकी गाड़ियों में कंप्रेसर लगा रहता है, कंप्रेसर बोलना चाहिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. यहाँ पे आपके पास जो मशीन है वो पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म वाली है. तो जहाँ पे पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड एज अ मशीन. ओके, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूमेट्रिक और आइसोथर्मल इफिशिएंसी जो है रेस्पिरेटिंग एयर कंप्रेसर के लिए बात करनी है. तो किसी भी मशीन की इफिशिएंसी जो रहती है दैट इज द डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट टू द इनपुट. ये हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं. कोई भी मशीन की दक्षता जो है उसके आउटपुट और इनपुट पे डिपेंड करती है, ये आप सभी को पता है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक और आइसोथर्मल एफिशिएंसी की. तो वॉल्यूमेट्रिक का मतलब होता है वॉल्यूम से रिलेटेड. ध्यान रखिएगा, जैसा कि उस दिन किसी ने पूछा था मेरे से कि यदि गैप नहीं देंगे तो क्या होगा. यदि गैप नहीं देंगे तो पिस्टन डायरेक्टली सिलेंडर हेड को डैमेज कर देगा. तो सम क्लियरेंस स्पेस इज रिक्वायर्ड टू मूव द पिस्टन इज फ्रिक्वेंटली इन द स्मूथली मैनर. So that's why the efficiency will goes down. Efficiency वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक वाली जो है कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्पेस मेंटेन हो गया है. स्पेस यदि मेंटेन नहीं होता तो 100% इफिशिएंसी होती. यदि आपको इफिशिएंसी चाहिए तो आपको जो रिक्वायर्ड वर्क डन है वो नहीं मिलेगा, या बोलना चाहिए आपको जो पावर चाहिए वो नहीं मिलेगी. और यदि पावर चाहिए आपको तो इफिशिएंसी नहीं मिलेगी. दोनों ही चीजें आपकी रेसिप्रोकल चलती है. यदि आपको पावर चाहिए है, आप सोचते हैं कि गाड़ी से हम पावर ले लें, तो आपको इफिशिएंसी नहीं मिलेगी, कोई भी इफिशिएंसी जल्दी नहीं मिलेगी. यदि गाड़ी को आप तेज चलाएंगे तो गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो जल्दी वियर एंड टियर होंगे और उससे मैकेनिकल इफिशिएंसी कम हो जाएगी. सिमिलरली थर्मल इफिशिएंसी इज डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई ऑफ द एयर फ्यूल चार्जेस. उसमें कितना एयर फ्यूल चार्जेस सप्लाई हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, इन द फॉर्म ऑफ द गैसेस. गैसेस वहां पे कितनी एक्सपांड हो रही है उस पर डिपेंडेंट करता है. एंड द आइसोथर्मल इफिशिएंसी बिकॉज ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसा कि हमने पढ़ा था कि the process in which the temperature remains the constant, efficiency is related to the isothermal. efficiency जो है isothermal से इसलिए रिलेट कर रही है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि isothermal में लीस्ट वर्क डन की रिक्वायरमेंट रहती है. आपने देखा था जितना हीट ट्रांसफर था वो वर्क डन के बराबर था. ये आपने उसमें देखा था प्रोसेस जब हम बात कर रहे थे आइसोथर्मल की. तो जब हीट ट्रांसफर वर्क डन के बराबर होगा तो इसका मतलब क्या है, जितनी हीट आ रही है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है. और ऐसी प्रोसेस को अचीव कर पाना मुश्किल काम है, मुश्किल या बेहद मुश्किल काम है कि जब हम आपका जो हीट ट्रांसफर है वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर पा सकते हैं इन एक्चुअल केस. तो अपने को आइसोथर्मल एफिशिएंसी देखनी है हाइपोथेटिकली मैनर में, उसका फार्मूला देखना है. तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ेंगे. तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? वही ऑब्जेक्टिव आपका है वॉल्यूमेट्रिक एंड द आइसोथर्मल एफिशिएंसी. एंड द ऑपरेटर्स जो रिक्वायर्ड है अपने पास वो है मॉडल ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर जो अपने को चाहिए है. तो ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एक जस्ट इंजन के लिए डिस्कशन करा है गया है, यहाँ पे दिखाया गया है कि किसी भी मशीन की या इंजन की एफिशिएंसी जो रहती है वॉल्यूमेट्रिक वाली, दैट इज द कंपैरिजन टू द एक्चुअल वॉल्यूम टू द थ्योरेटिकल वॉल्यूम. तो थ्योरेटिकल वॉल्यूम डिपेंड करता है उसके डायमीटर पे. सपोज आपका पिस्टन है, पिस्टन का डायमीटर क्या होगा, उसका स्ट्रोक लेंथ कितनी होगी, तो वो दैट इज अ थ्योरेटिकल वॉल्यूम. बट एक्चुअल वॉल्यूम कितना अंदर आ रहा है, जब वॉल्व ओपन हो रहे थे तो मिक्सचर कितना अंदर आ रहा है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर कितना आ रहा है. तो यदि कंप्रेसर है तो सिंपली वहां पे एयर अंदर आ रही है. आपकी जो व्हीकल होते हैं वो दो तरीके होते हैं, एक ऑटो साइकिल वाला, एक डीजल साइकिल वाला. डीजल साइकिल में सिर्फ एयर अंदर आती है और ऑटो साइकिल में एयर और फ्यूल दोनों अंदर आता है. तो हम बात अभी यहाँ पे कर रहे हैं सिर्फ एयर अंदर आ रही है. और ड्यूरिंग द सक्शनिंग ऑफ fresh charge, that is the air which is coming from the atmospheric side, तो उसका कितना परसेंटेज अंदर आ रहा है, कितना वॉल्यूम अंदर आ रहा है, that is the actual volume. And the theoretical volume is depending on the cylinder diameter and the stroke length. So it is expressed as a percentage.
इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को लेते हैं। किसी भी मशीन की एफिशिएंसी या जो आपकी उसकी रिलायबिलिटी रहती है वो परसेंटेज के फॉर्म में रहती है। ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए एक सिंपल सा फार्मूला लिखा गया है, दैट इज द एटा वी इज इक्वल टू ma अपॉन md। तो ma इज द मास ऑफ एयर गेटिंग इनटू द सिलेंडर, कितना मास ऑफ एयर जो है अंदर की तरफ आ रहा है, एंड md इज द मास ऑफ एयर दैट शुड फिल द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम एट द फ्री एयर कंडीशन। थियोरेटिकल कंडीशन में कितना वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट हुआ है फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी कंडीशन, ये हमें देखना रहता है। सपोज एक्चुअल कंडीशन जो है सिलेंडर की अलग है कंपेरिजन टू थियोरेटिकल कंडीशन, तो एक्चुअल कंडीशन में जो मास ऑफ एयर रहेगा वो कम आएगा कंपेरिजन टू थियोरेटिकल। द फ्री एयर कंडीशन इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन P naught T naught S naught MD, that is MD is equal to P naught VD upon R T naught। तो अब ये P naught क्या है, VD क्या है, R क्या है, T naught क्या है, इनके बारे में बता रहे हैं। तो P naught जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन है जो डिपेंड करती है सराउंडिंग्स पे। VD इज द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है, VD लिखा गया है। R जो है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, जैसा कि PV इज इक्वल टू MRT लिख रहे हैं, तो R की वैल्यू जो है एयर के लिए 287 रहती है जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। एंड द T नॉट इज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, कैन आल्सो बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम। अभी यहाँ पे डिफाइन किया गया था मास बेसिस पे, यदि वॉल्यूम बेसिस पे डिफाइन करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को, दैट इज द एक्चुअल वॉल्यूम VA, दैट इज द एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन थ्योरेटिकल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर गेटिंग इनटू द सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू फ्री एयर कंडीशन, तो एक्चुअल वॉल्यूम कितना अंदर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्री एयर कंडीशन वो देखना है। फ्री एयर कंडीशन को कई बार शॉर्ट फॉर्म में FAD भी बोलते हैं, फ्री F एयर A कंडीशन C, डिलीवरी यदि कर लें फ्री एयर डिलीवरी तो दैट इज कॉल्ड D फॉर डिलीवरी। तो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर VA अपॉन VD, तो विद VA इज इक्वल टू MA मास ऑफ एयर and the R is the characteristic gas constant of the air, T naught is the atmospheric temperature and the P naught is the atmospheric pressure. So in terms of air rates, volumetric efficiency is equal to mass of air to the mass of displacement, जितना भी आपका displace हुआ, is equal to write down as a VA actual volume to the displacement volume. अब यदि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को समझना है तो एक PV डायग्राम बनाया गया है। आप लोगों ने बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटो साइकिल के बारे में सुना होगा नाम, कि ऑटो साइकिल क्या होती है और डीजल साइकिल क्या होती है, उसका PV डायग्राम अगर कहीं पे देखा होगा कि कैसे किस तरीके से बनाया गया है, तो वैसे यहाँ पे कंप्रेसर के लिए PV डायग्राम बनाया गया है और PV डायग्राम बना के यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से इसकी वर्किंग हो रही है। तो यहाँ पे वर्किंग को समझने के लिए जो आप देख रहे हैं 1 to 2 जो आप देख रहे हैं ये कंप्रेशन हो रहा है, तो एयर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। 4 to 1 जो आप देखेंगे यहाँ पे एयर अंदर आ चुकी है, एयर का सक्शन हो चुका है और सक्शन होने के बाद उसको हम कंप्रेस करा रहे हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से। अब चूंकि आइसोथर्मल की प्रोसेस जो है आइडियल होती है, एक्चुअल प्रोसेस की बात करेंगे तो एक्चुअल प्रोसेस पॉलीट्रोपिक ही होती है। तो 1 to 2 जो है ये कंप्रेशन हो रहा है एयर का पॉलीट्रोपिकली। 2 to 3 इज द डिस्चार्ज ऑफ एयर इज टेकिंग प्लेस, कि जब प्रेशर एयर का बढ़ गया है तो जब एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो हाई प्रेशर की एयर जो है फिर कंप्रेसर के डिस्चार्ज पे सप्लाई किया जाएगा कि कितनी एयर को रिक्वायरमेंट है सप्लाई करना है, वो चीज़ रहेगी। अगेन व्हेन द पिस्टन इज एट TDC कंडीशन, जब पिस्टन ऊपर पहुंच जाएगा कंप्रेशन होने के बाद तो TDC कंडीशन पे फिर उससे उसको एक्सपांसन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर जाके वो सिलेंडर हेड को डैमेज कर दे। तो जो क्लियरेंस स्पेस जो देख रहे हैं, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड द क्लियरेंस स्पेस। क्लियरेंस स्पेस मेंटेन करना फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही जरूरी है। यदि क्लियरेंस स्पेस मेंटेन नहीं करेंगे तो ये यदि जो पिस्टन है आपका ये सिलेंडर हेड को डैमेज कर देगा, डायरेक्टली इससे टच करेगा और उसको सिलेंडर हेड को डैमेज कर देगा। तो फॉर अवॉइडिंग ऑफ द एनी डैमेज ऑफ सिलेंडर हेड that should be required here, the space, some part of the clearance space is required, and the due to the clearance space कि क्लियरेंस जो आपका यहाँ पे अवेलेबल रहेगा उससे कितनी इफिशिएंसी अफेक्टेड होगी वॉल्यूमेट्रिक वाली। तो फर्दर इट इज द एक्सपांसन ऑफ एयर। अब यहाँ पे एक्सपांसन हो रहा है चूंकि डिलीवरी हो गई प्रेशर एयर की,
एयर की डिलीवरी होने के बाद जो यहाँ पे आपका एयर का वॉल्यूम था उसका एक्सपांसन होगा, और एयर के एक्सपांसन होने के कारण वापस से वही चीजें चालू जाएंगी जो पहले हो रही थी। तो एक्सपांसन होगा और सक्शन भी साथ साथ में होगा, और सक्शन होने के बाद सारी प्रोसेस वैसी होंगी जैसे कि प्रीवियस साइकिल में थी। तो रेशियो ऑफ फ्री एयर डिलीवर्ड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंप्रेसर, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, या इसी को दूसरे वर्ड में बोलते हैं रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्विफ्ट वॉल्यूम टू द स्विफ्ट वॉल्यूम। तो प्रेजेंस ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम, दैट इज द efficiency will be less than 100%। तो what is the percentage of efficiency, कितनी हो सकती है, कितनी है, या कहाँ तक जा सकती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, दैट इज द 60 to 85%। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू इफेक्टिव स्विफ्ट वॉल्यूम अपॉन स्विफ्ट वॉल्यूम। इफेक्टिव स्विफ्ट वॉल्यूम कितना है, ये है आपका V1 minus of V4। तो V1 minus of V4 that is the effective swift volume upon swift volume that is the V1 minus of V3। तो जितना स्विफ्ट वॉल्यूम है वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, V1 से V3 तक जा सकता है। तो V1 माइनस ऑफ V3 ये स्विफ्ट वॉल्यूम हो गया। तो क्लियरेंस रेशियो इज इक्वल टू क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्विफ्ट वॉल्यूम, ये आपका क्लियरेंस रेशियो हो गया। तो क्लियरेंस वॉल्यूम को VC से शो करते हैं और स्विफ्ट वॉल्यूम को VS से शो करते हैं, एंड दैट विल इक्वल टू गामा। और ये जो वैल्यू इसकी होती है क्लियरेंस रेशियो की 4 से लेके 10% तक होती है। अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की आगे यदि और बात करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए सब्सिक्वेंट यहाँ पे फार्मूले बनाए गए हैं। क्योंकि हमें पता चल चुका है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इफेक्टिव वॉल्यूम अपॉन स्विफ्ट वॉल्यूम के बराबर रहती है। तो दैट इज द V1 माइनस ऑफ V4 अपॉन V1 माइनस ऑफ V3। तो यहाँ पे जो ऊपर रहेगा V3 को ऐड और माइनस कर देंगे, तो V1 माइनस ऑफ V3 यहाँ पे माइनस कर दिया, प्लस V3 माइनस ऑफ V4 यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो दैट इज द मैटर इज सेम, बट ऐसा करने से कुछ हमारे को फायदा मिल रहा है जिस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। एंड डिवाइडेड बाई V1 माइनस ऑफ V3 इज इक्वल टू, कैन यू राइट दिस 1 प्लस V3 अपॉन V1 माइनस ऑफ V3 माइनस ऑफ V4 अपॉन V1 माइनस ऑफ V3। तो यहाँ पे जब चीज करेंगे आगे 1 प्लस V3 अपॉन V1 माइनस ऑफ V3 माइनस ऑफ V4 अपॉन V1 माइनस ऑफ V3 इंटू V3 बाई V3। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ चाहिए है। जो V4 बाई V3 है ये आपका क्लियरेंस बोलना चाहिए वॉल्यूम रेशियो है, वो आपको आगे वाली स्लाइड में दिखाई देगा। तो हमने 1 प्लस V3 अपॉन V1 माइनस ऑफ V3 फिर माइनस ऑफ V3 अपॉन V1 माइनस ऑफ V3 इंटू V4 अपॉन V3 कर दिया। तो इससे हमको कुछ रिजल्ट मिलेगा, इसलिए हमने ऐसा यहाँ पे किया है। तो 1 प्लस V3 अपॉन V1 माइनस ऑफ V3 माइनस ऑफ V3 बाई V4 ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो 1 माइनस ऑफ V3 बाई V1 माइनस ऑफ V3 V3 बाई V4 माइनस ऑफ 1 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस ऑफ V3 बाई V1 माइनस ऑफ V3 और इन ब्रैकेट ऑफ V3 बाई V4 को हमने किस में रिप्लेस कर दिया, P3 बाई P4 टू द पावर ऑफ 1 बाई n। अब ये कैसे आ गया है, आपके पास ये V3 बाई V4 इज इक्वल टू P3 बाई P4 की पावर 1 बाई n कैसे आ गया है, कोई बता पाएगा, किसी को पता है? ये पॉलीट्रॉपिक एक्सपांसन हो रहा है। पॉलीट्रॉपिक जब एक्सपांसन करते हैं तो उस टाइम का ये है, पीवीटी रिलेशनशिप लगा हुआ है। तो अप्लाई पीवीटी रिलेशनशिप फ्रॉम 3 to 4। तो जब 3 to 4 लगाएंगे तो फार्मूला आपके पास रहेगा P3V3 की पावर n इज इक्वल टू P4V4 की पावर n। तो V3 बाई V4 जो रहेगा किस पे आ जाएगा, ये P3 बाई P4 की पावर 1 बाई n पे आ जाएगा माइनस ऑफ 1। तो दैट इज द ट्रुथ कि आपको क्या चाहिए यहाँ पे। तो 1 माइनस ऑफ गामा दैट इज द क्लियरेंस रेशियो P3 बाई P4 टू द पावर ऑफ 1 बाई n माइनस ऑफ 1। एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं एक्चुअल कंडीशन की, एक्चुअल कंप्रेशन की, तो जब एक्चुअल कंप्रेशन की बात करेंगे तो वहां पे एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम भी बनेगा। अभी तक आप जो डायग्राम देख रहे थे ये थ्योरेटिकल डायग्राम था, ये अभी आपने जो डायग्राम देखा ये थ्योरेटिकल डायग्राम था। इसको एक्चुअल डायग्राम यदि आपको समझ रहे हैं तो एक्चुअल डायग्राम जो है आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं ये कर्व लाइन है, ये इधर पे कर्व लाइन है जो ऊपर आप देख रहे हैं। तो C to D
यहाँ तक आपका कंप्रेशन चल रहा है, मतलब कंप्रेशन बहुत पहले से स्टार्ट हो गया और बाद तक चल रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअल कंडीशन वाई आर डिफरेंट फ्रॉम द थियोरेटिकल कंडीशन। तो डी पॉइंट इज डिनोटिंग द कंप्रेशन इज कंटिन्यू आफ्टर द वॉल्व इज क्लोज। वॉल्व के बंद होने के बाद भी आपका कंप्रेशन चल रहा है, या बोलना चाहिए रिक्वायर्ड कंडीशन के बाद भी यदि कंप्रेशन चल रहा है, तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। दैट इज ड्यू टू द डिफरेंसेस ड्यू टू द लॉसेस। लॉसेस की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। या वॉल्व बहुत जल्दी खुल रहा है, वॉल्व के जल्दी खुलने से कंप्रेशन स्टार्ट हो गया है और बाद तक चलता रहा है। फिर उसके बाद इसका यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, डी टू ए डिस्चार्जिंग हो रही है। तो डिस्चार्जिंग भी आपकी हाई प्रेशर पे हो रही है, पहले कम प्रेशर पे हो रही थी, अब और ज़्यादा प्रेशर पे हो रही है। फिर बोलना चाहिए जो सक्शन हो रहा है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहिए, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर पे सक्शन हो रहा है। दैट इज नॉट डिजायरेबल कंडीशन। तो एक्चुअल कंडीशन जो रहती है वो डिजायरेबल नहीं रहती, बट जो भी आपकी मशीन या जो ऑपरेटर्स है वो एक्चुअल कंडीशन पे ही वर्क करते हैं, वो थियोरेटिकल कंडीशन में कभी भी वर्क नहीं करते हैं। इसी कारण से आपने देखा होगा जो मशीनें रहती हैं उनमें रिलायबिलिटी जो रहती है कंपनी के द्वारा डिसाइड की जाती है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें एक्चुअल कंडीशन पे काम कर रही हैं। जब एक्चुअल कंडीशन में कोई भी चीज काम करेगी तो उसकी रिलायबिलिटी या उसकी सस्टेनेबिलिटी कंपनी के द्वारा डिसाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्रेसर के लिए है कि एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम जो देख रहे हैं, वर्किंग जो इसकी हो रही है वो आपकी एक्चुअल कंडीशंस पे है, ना कि थियोरेटिकल पे है। तो एक्चुअल कंडीशंस पे है तो कंप्रेसर कितना लंबा वर्क करेगा, कितनी लाइफ तक उसको रन करा सकते हैं, कितना वर्क उससे ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। या कितनी पावर को कंज्यूम करेगा ये भी है, क्योंकि जो कंप्रेसर है दैट इज द वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। वर्क को लेता है, वर्क देता नहीं है, वर्क को लेता है। तो अपन चाहेंगे कि वर्क कम से कम ले, बट एक्चुअल कंडीशन के हिसाब से इसमें वर्क डन की रिक्वायरमेंट जो रहती है वो बढ़ जाती है। तो दिस इज फॉर द टू स्टेज कंप्रेसर। एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम जो देख रहे हैं वो आपका सिंगल स्टेज के लिए था, एक ही सिलेंडर पिस्टन मैकेनिज्म लगा था। यहाँ पे हमने इंटरकूलिंग भी करा रहे हैं और साथ साथ में एक्चुअल पीवी डायग्राम जो है वो टू स्टेज कंप्रेसर के लिए भी बता रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज में कंप्रेशन होने के बाद एलपी मीन्स लो प्रेशर सिलेंडर। लो प्रेशर सिलेंडर जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है, ये लो प्रेशर सिलेंडर के लिए ये डायग्राम। तो इस डायग्राम को पहले हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, उसके बाद इसकी इंटरकूलिंग भी करा दी। तो इंटरकूलिंग भी आपकी प्रेशर लॉस के द्वारा ही हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे इंटरकूलिंग नहीं हो रही है। क्योंकि लास्ट वाले प्रैक्टिकल में हमने इंटरकूलिंग देखी थी, वो कांस्टेंट प्रैक्टिकल में थी, कांस्टेंट प्रेशर में थी। अब लेकिन यहाँ पे प्रेशर लॉस हो रहा है इंटरकूलर में, चूंकि वॉल्व इनर्शिया है जिसकी वजह से इंटरकूलर में वॉल्व जो है प्रॉपर ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं, और वॉल्व के प्रॉपर ऑपरेट न होने से जो इंटरकूलिंग हो रही है वो कम प्रेशर पे हो रही है। तो जब कम प्रेशर पे होगी तो उस केस में जो प्रेशर रिक्वायरमेंट है डिस्चार्जिंग वाला उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो उस केस में सेकंड स्टेज जो कंप्रेशन होगा हायर प्रेशर पे हो रहा है। तो हायर प्रेशर होना चाहिए आपके पास पीडी, लेकिन हायर प्रेशर आपके पास हो रहा है P3। इस प्रेशर पे एयर को सप्लाई किया जा रहा है जो कि डिजायरेबल कंडीशन नहीं मानी जाती है। तो दिस इज द एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम फॉर द टू स्टेज कंप्रेसर। अब यदि आप ये देख रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का एक्चुअल पीवी डायग्राम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू द इनर्शिया, ड्यू टू द फ्रैक्शनल लॉसेस, ये सारी वर्किंग जो है इफेक्टेड कर रही हैं। तो एट 4 पॉइंट इनलेट वाल्व डज नॉट ओपन ड्यू टू द देयर मस्ट बी अ प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द वाल्व टू ओपन। यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, जो वाल्व को देर से खोल रहा है। इनलेट वाल्व इनर्शिया है, वाल्व की खुद की इनर्शिया है। जैसे आदमी का वजन रहता है, यदि ज्यादा वजन हो जाता है तो उसको चलने में दिक्कत आती है, वैसे ही वाल्व के साथ भी है। वाल्व की इनर्शिया कब बनेगी? जब उसका वजन ज्यादा हो जाएगा, या वहां पे कुछ ऐसे लॉसेस हो जाएंगे जिसकी वजह से कि वाल्व अपने आप को रोटेट नहीं करा पा रहा है या मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। तो प्रेशर ड्रॉप कंटिन्यूसली टिल सफिशिएंट लेवल फॉर वाल्व टू फोर्स इट्स सीट। तो प्रेशर ड्रॉप कंटिन्यूसली बनाना पड़ेगा ताकि जो वाल्व है फोर्सफुली अपनी सीट से वापस आ सके या खोल सके टाइमली। तो सम वाल्व बैलेंस इज सेट। वेबी लाइन जो आप देख रहे हैं, ये जो वेबी लाइन है ये वेबी वाल्व बैलेंस को मेंटेन करता है। प्रेशर सेट डाउन एट ए लेवल लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस नेगेटिव प्रेशर डिफरेंस इज नोन एज अ इनटेक प्रेशर। ये इनटेक प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। सिमिलरली सिचुएशन 2 की यदि बात करें,
जहाँ की स्टार्ट ऑफ डिलीवरी है यहाँ पे भी आपको प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। क्यों ज़्यादा मिल रहा है? क्योंकि वॉल्व बाउंस कर रहा है। वॉल्व बाउंस करेगा तो प्रेशर सेटल होने में टाइम लगेगा और वो हायर लेवल पे रहेगा, जो कि डिलीवरी प्रेशर लेवल के लिए डिजायर्ड लेवल नहीं है। एयर डिलीवरी टू ए टैंक ऑब्लिक रिसीवर एंड जनरली नोन एन ए रिसीवर प्रेशर। तो रिसीवर प्रेशर कहाँ पे कहलाता है? जो आपकी आइडियल कंडीशन है, लेकिन वॉल्व बैलेंस के कारण यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पे एयर जो है कंप्रेस होके डिस्चार्ज हो रही है, जो कि कंप्रेसर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। Free air delivery. The free air delivery is the actual volume of air delivered by the compressor when it reduced to ambient pressure and temperature condition. It is expressed in and represent the capacity of compressor. Volume factor reduce the FAD less than swift volume and the volumetric efficiency. The presence of the clearance volume, that is the responsible factor for the free air delivery. The throttling of the air when it passes through the inlet and the outlet valve. Heating of incoming air and leakage. These are the responsible factor for the delivery of free air from the compressor. तो क्लियरेंस वॉल्यूम का होना जरूरी है, थ्रॉटलिंग ऑफ एयर का होना जरूरी है, और हीटिंग ऑफ इनकमिंग का होना जरूरी है। लीकेज यदि हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड द फ्री एयर डिलीवरी। तो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के लिए जो इक्वेशन लगाई गई है, फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंडीशन टू द थ्योरेटिकल कंडीशन, या बोलना चाहिए एक्चुअल कंडीशन, तो उस केस में जो आप देख रहे हैं दैट इज द इक्वेशन पी टी वी टी टी टी। दिस इज टी डिनोटिंग फॉर द थ्योरेटिकल. So theoretical condition is different from the actual condition, and the actual condition when the clearance volume is come into the picture, that is the P1 V1 minus of V4 upon T1 is equal to P2 V2 minus of V3 upon T2. This is the at the exit side, at the delivery side. This is the condition. If the clearance volume is neglected, यदि clearance volume को neglect कर दिया तो V4 पिक्चर में नहीं आएगा और यहाँ पे V3 पिक्चर में नहीं आएगा। तो P1 V1 या PT VT by TT is equal to P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। तो जहाँ पे जो PT की वैल्यू है 101.325 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। थ्योरेटिकल प्रेशर का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और थ्योरेटिकल टेम्परेचर का मतलब होता है 15 डिग्री, ये होता है 288 केल्विन। It is the last slide for the today lectures. The isothermal efficiency. Isothermal efficiency is equal to the ratio of the isothermal power to the actual measured input power. What do you mean by the isothermal power? Already discussed about in the previous class. In the isothermal process, the heat transfer is equal to the total work done, which is not possible to achieve in the actual case. Actual case में आपको ये process या ऐसी happening होना possible नहीं है, but आपको क्या है यहाँ पे क्या आइसोथर्मल पावर आपकी जो है वो कम रहेगी कंपेरिजन टू द एक्चुअल मेजर इनपुट पावर। जो ज्यादा पावर चाहिए कंप्रेसर को वो आपकी नीचे रहेगी, जो आइसोथर्मल पावर है वो कम बता रहा है। एक्चुअली आइसोथर्मल का मीनिंग होता है कि यदि एक्सपांसन करेंगे तो ज्यादा वर्क डन मिलेगा, लेकिन यदि कंप्रेशन करेंगे तो कम वर्क डन देना पड़ेगा। बट इन द केस ऑफ एक्चुअल कंडीशन इट इज डिफरेंट. In an actual compression or actual power required by the compression is more than the isothermal power. तो isothermal power के comparison में actual जो power requirement रहती है वो ज़्यादा रहती है। तो जब actual power requirement ज़्यादा रहेगी तो isothermal power क्या है? That is the P1 Q1 into log divided by 36.7. So this is the isothermal power depending on the P1 V1 natural log of the that is the V1 by V2. That V1 by V2 is the compression ratio. Okay. So this is the theoretical form and the description about the experiment number 2. Literature already sent to your WhatsApp group and the subject group. Thank you. Stay tuned. Can keep learning. Anyone who asked the question?